आप सभी को नमस्कार। और आज की क्लास हम कुछ सवालों के साथ शुरू करते हैं। जैसे हमारे सवाल हैं कि अगर पाई ना होता तो क्या होता। आप कभी कल्पना करके देखिए, कभी आप बैठ के आराम से सोचिए कि अगर पाई नहीं होता हमारे मैथ्स और फिज़िक्स के फॉर्मूला में तो क्या होता। कभी आपने सोचा है? आपने ये कभी सोचा है कि क्यों सुपर कंप्यूटर 5 ट्रिलियन तक पाई का वैल्यू निकाला और वो फेल हो गया, यानी असक्षम था वो 5 ट्रिलियन से ज़्यादा वैल्यू निकालने में। सुपर कंप्यूटर भी फेल हो चुका है पाई का एग्जैक्ट वैल्यू निकालने में। आपने कभी सोचा है कि पाई की जो आविष्कार हुई इसके पीछे क्या रीज़न रहा होगा। अगर पाई हमारे सामने है, हमारे मैथ्स के टर्म में है, तो ये क्यों है। तो इस तरह से इससे जुड़ी जितनी भी सारी रोचक तथ्य हैं, जितनी भी अमेजिंग फैक्ट्स हैं पाई के बारे में, वो सब हम सीखेंगे एक एक करके। इसके आविष्कार से लेकर के आज तक जितनी सारी चीज़ें हैं इसके बारे में एक एक करके हम उसके बारे में बात करेंगे। और इसके बारे में आप सभी लोगों को कुछ ना कुछ पता होगा आप सब, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप आज नया सीखोगे जिसके बारे में आपने कभी पहले नहीं सुना है। पाई डे कब मनाया जाता है, आप पाई दिवस भी मनाया जाता है, वो कब मनाया जाता है, उसके पीछे क्या रीज़न रहा होगा, वो सब चीज़ सीखेंगे आज की हम क्लास में। हमारे वेदों में पाई का चर्चा है, वहाँ पाई का क्या वैल्यूज़ बताया गया है, संस्कृत के श्लोकों में पाई को कैसे कोडिंग किया गया है, एक एक चीज़ करके हम समझेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं आज पाई के बारे में बताने के लिए। तो आइए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। सबसे पहले पाई, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं हम कि पाई है क्या। आप कुछ ऐसे पाई का डिनोट करते हो जिसे अगर हम लिखना चाहेंगे तो आप ऐसे दिखाते हो, है ना। ये सैम्बल हो गया पाई का। इसके बारे में बात किया जाता है कि जो सैम्बल है वो सबसे पहली बार 1706 ईस्वी में विलियम जोन्स नामक व्यक्ति ने दिया था। उन्होंने पाई को ऐसे दिखाने के लिए, विलियम जोन्स नामक एक व्यक्ति थे जो 1706 ईस्वी में उन्होंने बताया कि पाई सैम्बल को अगर लिखना होगा तो हम इस तरह से लिखेंगे। ये पाई है क्या। तो पाई जो है सबसे पहले इसकी जो प्रयोग है वो मैथ्स और फिजिक्स के फॉर्मूला में इसका बहुत ही ज़्यादा यूज है पाई का। और इस पाई को हम कहते हैं ये एक मैथमेटिकल, यानी जो है वो हमारा कांस्टेंट है, यानी गणितीय नियतांक। पाई जो है वो हमारा क्या है, एक गणितीय नियतांक है जिसे आप कांस्टेंट के नाम से जानते हो, नियतांक है ना। पाई जो है वो हमारा एक गणितीय नियतांक है। पाई के बारे में क्या बताया जाता है, पाई के बारे में कहा जाता है सबसे पहली बात कि अगर कोई वृत्त है हमारे सामने, सभी सवालों का जवाब हम देंगे। पहले अभी हम बस इंट्रो कर लेते हैं कि पाई है क्या, पाई किस तरह से हम परिचय करेंगे पाई का। कहा जाता है कि किसी भी वृत्त में, किसी भी सर्कल में अगर आपका डायमीटर 7 है, अगर आपका डायमीटर 7 है और सरकमफ्रेंस जिसे आप कहते हो अगर ये 22 है, तो इसके अनुपात को ही आप पाई के सैम्बल से डिनोट करते हो। बात समझ रहे हो आप। क्या हमने बताया कि पाई को आप 22/7 कहते हो, यानी कि जब किसी भी वृत्त का डायमीटर 7 और सरकमफ्रेंस 22 हो तो उस अनुपात को हम कहेंगे पाई। इसका मतलब है 7 हमारा क्या होगा, व्यास, और 22 क्या होगा, परिधि। तो इस तरह से हम ये कहेंगे कि परिधि और व्यास के अनुपात को ही हम पाई कहते हैं। क्या कहेंगे कि परिधि और व्यास के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, पाई कहते हैं। एक बात कि अगर आपके वृत्त का व्यास 1 के बराबर हो जाए, अगर आपका वृत्त का व्यास 1 के बराबर हो जाए तो जो परिधि है हमारा, जिसे आप सरकमफ्रेंस कहते हो, ये वैल्यू पाई के बराबर हो जाता है। समझ रहे हो आप। अगर हमारा व्यास 1 है तो वो परिधि
पाई के बराबर हो जाता है। इस तरह से हमें ये समझ में आया कि जो पाई है वो मैथमेटिकल टर्म में वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, यानी एक अनुपात का मान देता है, और वो अनुपात किसका? 22/7 का। और ये 22 वृत्त की परिधि और व्यास 7 है, तो इस अनुपात को ही हम पाई के नाम से जानते हैं। जहां अगर व्यास आपका 1 होगा तो पाई परिधि के बराबर हो जाती है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ ना? यहाँ तक चीज़ें आप समझ गए हो कि पाई क्या होता है। सबसे चीज़ें बड़ी ये है कि पाई का जो हम वैल्यू लिख रहे हैं 22/7, क्या ये बिल्कुल सही लिखा हुआ वैल्यू है? तो सबसे पहले जो आप कहते हो कि पाई का जो वैल्यू है वो 22/7 है सर, मैथ्स में हमें ऐसा सिखाया गया है। और पाई का जो वैल्यू सिखाया गया है वो 3.14159265 ऐसे कुछ सिखाया गया है। समझ रहे हो? ये दोनों पाई का वैल्यू है। यहाँ पे पाई का वैल्यू 22/7 क्यों हमने बताया? अभी हमने बताया कि अगर आपका परिभाषा है ये कि अगर आपका वृत्त का व्यास 7 होगा और परिधि 22 होगा तो उसके अनुपात को ही हम क्या कहेंगे? पाई कहेंगे, यानी 7 व्यास और 22 परिधि। लेकिन पाई का वैल्यू 3.141592 क्या है? ये पाई का एग्जैक्ट वैल्यू है, ये पाई का एग्जैक्ट वैल्यू है। लेकिन 22/7 जब हम करते हैं तो हमें वैल्यू मिलेगा 3.1428। समझ रहे हो आप? जब हम पाई का वैल्यू 22/7 को सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 3.1428। तो ये दोनों वैल्यू देख रहे हो, फर्स्ट 3 डिजिट जो है वो बिल्कुल आपका इक्वल है। लेकिन जैसे ही हम इससे आगे बढ़ते हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाता है? डिफरेंट हमें मिलना शुरू हो जाता है। क्लियर है? तो एक तो है कि पाई का जो एग्जैक्ट हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बोलेंगे वो 3.14 बोलेंगे, क्योंकि दोनों जगह ये चीज़ें बिल्कुल क्या हैं? कॉमन है। समझ रहे हो आप सारे लोग? और 22/7 का जो वैल्यू है वो लगभग में 22/7 के बराबर होता है। समझ रहे हो आप ना? तो इसीलिए हम कहते हैं कि पाई 22/7 के बराबर है, और पाई को 3.14159265 से लेकर के इन्फिनाइट तक ये वैल्यू अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। कुछ लोग अभी भी पाई के वैल्यू को और निकालने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तक ये जारी है ये कि पाई का वैल्यू कहाँ तक जा सकती है, लेकिन अभी कम्प्लीटली वो निकल के सामने नहीं आया चीज़ें। तो ये आपको समझ में आई। उसके बाद जब हम इस वैल्यू को देखते हैं तो जब ये वैल्यू हमें क्या दिख रहा है कि दशमलव के बाद वैल्यू बिल्कुल कंटिन्यू है और वो भी रिपीटिंग नहीं है। समझ रहे हो आप? तो इस तरह से हम इस चीज़ों को क्या कहते हैं कि ये एक हमारा इरेशनल नंबर है। पाई एक कैसा नंबर है? तो आप पाई को कहोगे कि सर पाई हमारा एक अपरिमेय संख्या है, या इरेशनल नंबर जिसे आप कहते हो अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? हमारा एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद पाई का तो वैल्यू हमने यहाँ 22/7 बताया है, तो पाई जो है वो हमारा अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 तो हमारा क्या है? एक परिमेय संख्या। 22/7 क्या है? परिमेय संख्या, क्योंकि आप जान रहे हो 22/7 p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन इस चीज़ को हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए पाई हमारा अपरिमेय संख्या, लेकिन 22/7 परिमेय संख्या। बिल्कुल ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 22/7 जो है वो हमारा कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। ये था पाई का परिचय, केवल कि हम पाई के बारे में जाने कि पाई का सिंबल का विकास कैसे हुआ, मतलब किसने नाम दिया, कब से शुरू हुआ। वैसे पाई की जो चर्चा है वो केवल अभी से ही शुरू नहीं है, ईसा पूर्व से चर्चा है पाई का। कुछ हम उदाहरण लेंगे जिससे आप जिससे समझ पाओगे कि पाई का कितना बड़ा रहा होगा इम्पॉर्टेंट रोल। जैसे हमने आपसे पहला सवाल पूछा था कि अगर पाई नहीं होता तो क्या होता। आपसे सवाल मेरा यही था कि पाई नहीं होता तो क्या होता। तो बहुत सारी चीज़ें, सबसे पहले एक कहानी, एक चीज़ें हैं आपको समझना है यहाँ कि सबसे पहले अगर पाई नहीं होती तो हम एक सर्कल की कल्पना नहीं कर सकते थे। सबसे पहली बात, जब पाई नहीं होती तो हम इस सर्कल की कल्पना नहीं कर सकते थे।
दूसरी बात, अगर पाई नहीं होती तो आज जितने भी रोड पर गाड़ियां दौड़ रही हैं वो नहीं चल पाता। तीसरी बात, आप ट्रेन दौड़ाते हो पटरी पे, अगर पाई नहीं होता तो ट्रेन नहीं चलती, पाई नहीं होता तो आसमान में प्लेन नहीं उड़ते, और पाई नहीं होता तो जेट इंजन नहीं उड़ता। ये सब चीज़ें हैं, समझेंगे कि आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या है, पाई का होने का इतना बड़ा रीज़न क्या है। समझ रहे हो, केवल फॉर्मूला तो हमारा है ही, पाई अगर नहीं होता तो मैथ्स और फिजिक्स के बहुत ऐसे सारे फॉर्मूले हैं जो गलत हो जाते, या शायद उनका निर्माण ही नहीं होता, उनका क्रिएशन ही नहीं होता पाई के बिना। और आप जानते हो कि पाई का कितना इम्पॉर्टेंट रोल है। एक बात समझेंगे यहाँ से कि परिधि जो है हमारा, और यहाँ व्यास है, तो परिधि को आप क्या कहते हो, सी कहते हो, व्यास को क्या कहते हो, डायमीटर कहते हो, और यही वैल्यू क्या देता है, पाई के बराबर देता है। आपको पता है जो डायमीटर होता है वो 2 × r के बराबर होता है, ये सभी को पता है, 2 गुना त्रिज्या, और यही वैल्यू किसके बराबर है, पाई के बराबर है। तो क्या हम यहाँ से c को 2πr के बराबर कह सकते हैं, c को 2πr के बराबर कह सकते हैं ना। यानी एक फॉर्मूला मिला हमें कि जब वृत्त और व्यास के अनुपात को हम पाई कहेंगे तो वहाँ से हमें वृत्त का परिधि का एक फॉर्मूला मिला है 2πr। क्या मिला हमें, 2πr। ये बातें समझ में आई आपको। देखिए एक एक चीज़ करके हम समझेंगे कि पाई का कितना इम्पॉर्टेंट रोल है, कितनी सारी चीज़ें हैं पाई का। सबसे पहले कि अगर पाई, जैसे एक बात समझाते हैं हम आपको, ऐसे समझना है कि अगर किसी गाड़ी को हमें चलाने की ज़रूरत है, ऐसे समझिए कि किसी गाड़ी को हमें चलाने की ज़रूरत है तो उसके लिए व्हील्स बनाना पड़ेगा, चक्के बनाने पड़ेंगे। उसके लिए चक्का बनाने का है मतलब कि अगर हम इस तरह से बना दें कुछ, पहला एक चक्का और एक और चक्का हम बना दें ऐसा कुछ, ठीक है, हमने 2 चक्के बना दिए गाड़ी के लिए, समझ रहे हो। अब इस चक्के की सहायता से क्या कोई गाड़ी चल सकता है, तो आप कहोगे कि जब गाड़ियाँ चलेगी सर तो बिल्कुल एक सिद्ध में नहीं चलेगी, बिल्कुल आसान तरीके से नहीं चलेगी, ये बहुत ज़्यादा जिगजैग रूप में चलेगा, है ना। तो इस चीज़ों को अगर हम सही से चलाने की कोशिश करेंगे तो क्या फ़र्क है यहाँ पे, ये समझिएगा। इस सेंटर से जो परिधि की दूरी है, सेंटर से जो परिधि की दूरी है बिल्कुल भिन्न भिन्न है, एक कांस्टेंट टर्म में नहीं है, समझ रहे हो आप। क्योंकि यहाँ अगर ये डिस्टेंस 1 होता है तो ये डिस्टेंस यहाँ 1 से ज़्यादा होता है, आप देख सकते हो अच्छे से, समझ रहे हो। लेकिन जब हम इस सर्कल की बात करते हैं, वृत्त की बात करते हैं, तो यहाँ क्या होता है कि सेंटर से परिधि की दूरी बिल्कुल बराबर होती है, और जब सेंटर से परिधि की दूरी जब बराबर होगी तो ये बिल्कुल एक राउंड फिगर बनेगा, और ये राउंड फिगर को चलाना आसान होता है सड़क पे। बताओ इसे चलाना आसान होगा या इसे चलाना आसान होगा, तो आपका जवाब होगा सर इसे चलाना आसान होगा। इसका मतलब है कि ये हमें क्या करी कि हमारे ट्रांसपोर्ट को, यातायात के साधन को आसान कर दिया। ऐसा रहा होगा कुछ पहले, ऐसा स्थिति रहा होगा कि हमें सामान ढोना पड़ता होगा, उसके लिए हमने पहिया बनाया, उसके लिए हमने गाड़ी बनाई। आदमी कितना ढोएगा, तो उसके लिए उसके माइंड में ऐसा कुछ आया होगा कि वो एक पहिया वाला गाड़ी बना लिया, लेकिन पहिया भी वो किस तरह से बनाता उसे तो ज्ञात ही नहीं था। तो पहले वो पहिया इस तरह से कुछ बनाया होगा कि एक बस चाहिए कुछ जो उसमें लगा रहे और वो उसके सहारे से उसको ठेल पाए। तो जब इस तरह से बनाया होगा तो उसको आई होगी दिक्कत, फिर वो धीरे धीरे दिमाग में डेवलप किया होगा कि अगर ये पूरा गोल हो जाता तो बहुत आसान से रोल करता चीज़ें। तो जब रोल करेगा यानी पूरी तरह से जब वो गोल होगा तो वो गोल तभी होगा जब आप यहाँ पे क्या रेडियस का वैल्यू क्या होगा, सभी जगह बराबर होगा। इसीलिए रेडियस का जब वैल्यू बराबर है, आप समझ रहे हो, यानी सरकमफ्रेंस और डायमीटर की जो अनुपात आई आप सर्कल से ही लाए और उसी के अनुपात को हम पाई नाम दिए। समझ रहे हो सभी लोग ना। एक एक चीज़ करके समझेंगे, जैसे कुछ है हमारे कुछ पौराणिक बातें, उसके अनुसार समझेंगे कि पाई का क्या क्या इम्पोर्टेंट रोल रहा होगा। सबसे पहले इतिहास की बात अगर करें तो वहाँ आपने गीज़ा का पिरामिड नाम सुना होगा, मिस्र में है ना पिरामिड। तो जो पिरामिड है हमारा, तो बताया जाता है कि उसकी जो परिधि थी पिरामिड की, जो पिरामिड की परिधि थी वो 1760 क्यूफिट था और जो हाइट थी वो थी 280 क्यूफिट।
तो उसने जब रेशियो निकाला इसका तो लगभग का लगभग 3.14 के आसपास, नहीं सॉरी, इसका जो वैल्यू आया वो लगभग 6.28 के बराबर है। अब सॉल्व कर लेना, जब इसका उसने रेशियो निकाला तो लगभग 6.28 के बराबर आया। तो आपको ये चीज़ दिख रहा होगा कि सर ये 3.14 का 2 टाइम्स है। इसका मतलब ये है कि ये तो वैल्यू पाई का है, मतलब यानी पाई इंटू 2 है। तो ऐसा माना जाता है कि कहीं ना कहीं उन लोगों को भी, यानी मिस्र वाले लोगों को भी ये चीज़ें का ज्ञात था कि पाई का जो वैल्यू होता है वो 3.14 होता है। ऐसा एक कल्पना है। पाई का एग्जैक्ट कब आविष्कार हुआ केवल कल्पना में हम कह सकते हैं कि पाई की जो नॉलेज थी वो सबसे पहले किसके पास आई। ये बात कब की है, लगभग 2589 से लेकर के 2566 ईसा पूर्व के पहले की बात है। आप समझ रहे हो कितनी पुरानी बातें हैं ये, इतनी पुरानी बातें हैं। और उस टाइम पे अगर ये वैल्यू हमें पता चला तो शायद वहाँ भी लोगों को पाई का ज्ञान होगा। समझ रहे हो आप। उसके बाद ऋग्वेद में, हमारे भारतीय वेद में, जो हमारे वेद थे हिंदू के, उसमें भी ऋग्वेद में ऐसा कहा जाता है कि जो पाई का वैल्यू है वो 32 अंकों तक निकाला गया है। 32 एक श्लोक वहाँ लिखा हुआ था, उस श्लोक को डिकोड करके उसने पाई का वैल्यू को 32 अंकों तक लिखने की कोशिश किया है। ऋग्वेद में ऐसा कहा जाता है, ऋग्वेद में ऐसा है वर्णन। समझ रहे हो आप। उसके बाद अगर हम भारतीय गणित में अगर हम पाई का वैल्यू देखना चाहेंगे तो सबसे पहले कहा जाता है कि एक शुल्ब सूत्र था, जो संस्कृत का एक रचना था, शुल्ब सूत्र, जो गणितीय गणना करने के लिए बहुत फेमस था उस टाइम पे। 600 ईसा पूर्व की कहानी है। वहाँ पे पाई का जो वैल्यू है वो √10 बताया गया। समझ रहे हो आप। शुल्ब सूत्र में पाई का जो वैल्यू था वो √10 बताया गया था। और √10 आपको पता है कितना होगा, 1.66 यानी 16 के आसपास। समझ रहे हो। तो शुल्ब सूत्र में पाई का जो वैल्यू था वो √10 बताया गया था, जहाँ की वो चीज़ें 3.16 के बराबर होती थी। और ये जो शुल्ब सूत्र था वो गणितीय गणना करने के लिए उस समय बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। तो वहाँ भी हमें पाई का वैल्यू बताया गया है। उसके बाद आर्यभट्ट का आपने नाम सुना होगा, उसने भी अपने एक श्लोक में पाई के बारे में चर्चा किया है। और वहाँ उन्होंने क्या कहा है, गौर से सुनिएगा। उसने क्या कहा कि सबसे पहले आप क्या करिए कि 100 में 4 जोड़िए। सबसे पहले उसने क्या कहा, 100 में 4 जोड़िए और इसको 8 से गुना कर दीजिए और फिर इसमें 62,000 से भाग लगा दीजिए। समझ रहे हो आप। उसने क्या कहा कि 100 में 4 जोड़िए, 8 से गुना करिए और फिर 62,000 फिर जोड़ दीजिए। तो ये जो वैल्यू है वो वृत्त के परिधि के बराबर है, आर्यभट्ट ने बताया। और इसका जो डायमीटर होगा वो आपका बताया उन्होंने 20,000। और जब आप भाग लगा दोगे तो ये वैल्यू लगभग 3.1416 के बराबर आया था। यानी यहाँ भी जो पाई की वैल्यू थी वो 3.1416 अप्रॉक्स, जो हम पाई का वैल्यू जानते हैं वो उसके बराबर था। तो कहीं ना कहीं जो ये चीज़ें आर्यभट्ट ने दिया कि 100 + 4 × 8 + 62,000 / 20,000, तो ये जो थी वो भी वैल्यू किसके बराबर थी, 3.1416 के बराबर थी। और ये किसने दिया, आर्यभट्ट ने दिया। आपने नाम सुना होगा आर्यभट्ट का। उसके बाद शंकर वर्मन का आपने नाम सुना है, उसने भी 21 स्थानों तक पाई का वैल्यू सही बताया था। उसने भी 21 स्थानों तक पाई का वैल्यू सही बताया। तो ये था कि हमारे इतिहास में भी पाई का चर्चा किया गया है, पौराणिक वेदों में भी पाई की चर्चा हुई है। अब हम जानते हैं कि पाई डे कब मनाया जाता है, ये भी हमारा सवाल था। इसे हटा दे, क्लियर हो गया सारी चीज़ें। पाई डेज कब मनाया जाता है समझेंगे। पाई दिवस जो हमारे देश में यानी मनाया जाता है, आप जानते हो कि पाई का जो वैल्यू है वो कितना हमने बताया, 3.14।
और पाई डे मनाया जाता है 14 मार्च को। कब मनाया जाता है? 14 मार्च को। अब इससे क्या रिलेशन है ये समझेंगे। तो ये 14 जो है वो आपका डेट बता रहा है और ये जो 3 है वो आपका महीना बता रहा है। अब कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि ये महीना और डेट हम क्यों कर दिए? पाई के वैल्यू में आखिर 3.14159265 ये वैल्यू आई कहाँ से पाई का? समझ रहे हो आप ना? क्योंकि एक माना हुआ वैल्यू है ये चीज़ें, पाई का वैल्यू इतना होता है, लेकिन हम तो 3.14 को लगभग में 22/7 बोल रहे थे ना। तो क्या हुआ कि पाई का जो वैल्यू है वो 3.14 है। तो उसने क्या बताया, पाई डे के बारे में हम अगर बात करें कि 14 मार्च को पाई दिवस मनाया जाता है, तो इसका मतलब है कि जो ये 14 है कहीं ना कहीं डेट रहा होगा और ये जो 3 है कहीं ना कहीं महीना रहा होगा, या फिर ऐसा संजोग है। इसके पीछे एक बहुत ही खास वजह क्या है कि आपने दो वैज्ञानिकों का नाम सुना होगा, एक अल्बर्ट आइंस्टीन और एक स्टीफन हॉकिंस। तो इस दिन क्या हुआ था कि अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म हुआ था, ऐसे समझ लीजिए। आइंस्टीन का जो हुआ था उन्होंने जन्म लिया था, और ये जो स्टीफन हॉकिंस थे उनकी डेट हुई थी किस तारीख को? 14 मार्च को। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म हुआ था और क्या हुई थी इसकी, स्टीफन हॉकिंस की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। बहुत ही ज़बरदस्त संजोग रहा होगा कि 14 मार्च को ही हमारे दो महान वैज्ञानिकों का, एक का जन्म और एक की मृत्यु हो गई। शायद ये भी वजह रहा होगा डेट पाई डे मनाने का। अब चीज़ें जोड़ के आप कुछ भी कह सकते हो, लेकिन ये संजोग ही होगा एक तरह से। यानी पाई डे कब मनाया जाता है, आपने चीज़ें समझ में आ गई आप लोगों को। तो ये था कि पाई का निर्माण क्यों हुआ। तो सबसे पहले आपने समझा कि गाड़ियों को एक सही तरीके से चलाने के लिए उसके चक्कों को गोल होना ज़रूरी है, और वहाँ हमने पाई का यूज बहुत अच्छे से किया होगा। पाई का जो प्रयोग है वो मैथ्स और फिजिक्स के फॉर्मूला में बहुत ज़्यादा होता है। समझ रहे हो? पाई का जो यूज है वो मैथ्स और फिजिक्स के फॉर्मूला में बहुत ज़्यादा करते हैं। पाई का तो वैल्यू जब आप ट्रिगो पढ़ोगे तो 180 डिग्री भी होता है। क्या आपने पढ़ा है ये चीज़ें? पाई का जो वैल्यू है वो 180 डिग्री होता है। फिजिक्स आपने पढ़ा है ना, ट्रिगो आपने पढ़ा है, वहाँ भी पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है। तो ये पाई सब की जो पाई की वैल्यूज़ हमने बताई, जो पाई का क्या रोल था, पाई किस तरह से आया और पाई के बारे में हमने क्या क्या सीखा। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होगी, और जब अच्छा लगा होगा तो आप लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को शेयर करिए, और अच्छा लगा तो लाइक करिए। आप सभी लोगों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।